जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुएब और आप देख रहे हैं आरएन ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीख रकम की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक ऐसी तारीख रकम की है कि जो तारीख में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। जी, हालाँकि आपको बहुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिले होंगे, शिकवे होंगे, उनके जो फ़ैसले थे, उनके जो तमाम तर फ़ैसले और तमाम तर उनकी जो हेयरिंग के तरीक़ेकार हैं। लेकिन आज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ऐसी तारीख़ रकम की है, जो अदलिया की तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने शहरयार अफरीदी और शानदाना गुज़ार, जिनको ज़बरदस्ती जो है वो 3 एमपीओ के तहत गिरफ़्तार किया गया था एक गैर मामूली से केस में, उसमें उनको जो है उसपे उसके जो ऑर्डर जिस डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए थे, उसको 6 माह कैद की सज़ा सुनाई है। और ये बताया है कि अदलिया अब किसी के सामने नहीं सरेंडर करेगी, अदलिया अब किसी के भी सामने नहीं ये एक बुत बन के ये फ़ैसले तस्लीम करेगी कि जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जाबिराना दौर में हिम्मत का मुज़ाहिरा किया और उस डिप्टी कमिश्नर को जेल में भी भेजा और ये इंप्रेशन भी दिया कि अब अदलिया जो है ना अपने माथे से वो दाग सब धोएगी जो पिछले 15 महीने से चल रहा है। और उन्होंने ये साथ ही साथ ये भी कहा कि अब कोई केसेस इस तरह से नहीं होंगे कि जिस तरह से जो है किसी भी मुल्ज़िम को जिसको ज़मानत मिल जाए और पुलिस आए अदलिया के फैसले को ठोकर मारे और फिर एक नए जो है ना केस में उसको धर लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अमल करेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी कोई अहमियत नहीं होगी। चाहे वो जस्टिस बंदयाल के फैसले हों, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले हों, चाहे वो किसी भी और दूसरे जज के फैसले हों। जब ऊपर से ऑर्डर होंगे तो उन फैसलों पे अमल होगा, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार को मैं सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, अगर हम कौमी असम्बली के इजलास की बात करें, तो आज कौमी असम्बली का इजलास एक दफ़ा फिर इमरान खान के नारों से गूंज उठा और मैं ये सोचता हूँ कि अक्सर खान साहब जब जेल में सिर्फ पीटीवी देखते होंगे तो उनको इस बात पर लाज़मी हँसी आती होगी कि एक शख्स को गिराने के लिए एक शख्स के नाम पर काटा जिस पे लगाया, आज उसी का नाम ऐवान से गूंज रहा है और उस एक बंदे की वजह से इतने लोग ऑपोज़िशन में बैठ गए हैं। और मैंने आपको पिछले भी अपने व्लॉग में बताया था कि इस वीक कोalition गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन का सामना है। वो आज आपने देख लिया, चाहे बैरिस्टर गौर की तकरीर हो या आमिर डोगर की तकरीर हो, उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की और वो एक दिल को लगने वाली बात थी जो आमिर डोगर ने की कि स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब किया अयाज सादी को जो नून लीग के मुंतखब हुए और उनको कहा कि सर आप 7 पार्टियों के स्पीकर मुंतखब हुए हैं, आपको 191 वोट मिले हैं और मैं अकेला पार्टी का बंदा खड़ा हूँ और मुझे 90 वोट मिले हैं और आपकी पार्टी में वो लोग शामिल हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार है। सोचने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और उसके बाद 9 मार्च को जो है वो सदर का इंतखाब होना है। अब आपके सामने सारी सिचुएशन बिल्कुल अयां है कि किस तरह ओहदे पहले ही बाँटे जा रहे थे और उसी के मुताबिक यानी कि द प्लान विल गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट कि उसी तरह होना है जिस तरह चल रहा है कि स्पीकर का ओहदा नून लीग के पास, डिप्टी स्पीकर का पीपल्स पार्टी के पास और वही हुआ है। अब कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है और उसमें भी सारी यही कार्रवाई होनी है। आज एक अहम बात ये कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ स्पीकर के उसके लिए वोट डालने आए, उनकी तबीयत नासाज थी और वो फिर वापस चले गए, वो अपने कायद से भी नहीं मिल सके। मैं दुआ करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत उस वक़्त भी नासाज होती जब वो एनआरओ ले रहे थे। उस वक़्त भी नासाज होती शहबाज शरीफ साहब की तबीयत जब वो जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि जिस आसिफ ज़रदारी को उन्होंने सड़कों पर घसीटना था, उसी को ही सदर के लिए वोट कास्ट करेंगे। अगर उस वक़्त में इनकी तबीयत नासाज़ होती तो शहबाज शरीफ साहब का अपना जो एक बयान है ना उसकी कुछ लाज रह जाती। लेकिन बदकिस्मती इस अवाम की, इस मुल्क की है कि उनकी तबीयत नासाज़ सिर्फ़ चंद ही लम्हात में होती है, उन लम्हात में होती है जिस वक़्त उनकी कोई इतनी वो ना हो। नाज़रीन, अगर हम आपसे फर्दर और बाकी डिटेल्स पे बात करें, तो मेन आज के कौमी असम्बली के इजलास की अगर आप एक बात देखें तो उसमें सारों ने ही तकरीबन खिताब किया, लेकिन जिन-जिन लोगों ने, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों ने खिताब किया, उनमें वो जो पेन, वो फीलिंग्स थी ना, उसको आप मैच नहीं कर सकते। तभी आपने देखा कि शहरयार अफरीदी और फैसल जावेद किस तरह गले रख के रोए। आपने देखा कि किस तरह उमर डार जब घर आया तो उसकी हालत क्या थी और उन दोनों भाइयों की जो हालत हुई है। हमने इस माशरे को इतना तंग कर दिया है कि हम ये समझने से कासिर हैं कि ये अ, एक मुसलमान पाकिस्तानी तो छोड़ दें कि मुसलमान है भी कि नहीं। आज तहरीक-ए-इंसाफ के एक एमएनए ने जब कहा ना कि मुझे मुझे जब मैं जेल में था, जुनैद अकबर के जब जेल में था तो फ़ोन आता था कि जुनैद को चादर नहीं देनी, इसको तकिया नहीं देना। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो लोग फिर डटे रहे
और आज वो फिर अवाम में बैठे हुए हैं और फिर इस कमज़ोर गवर्नमेंट का सामना करेंगे। तभी मैं बार बार अक्सर कहता हूँ कि ये अब 10 महीने की मार खाकर आए हैं, तो इनकी अपोजिशन बर्दाश्त करना एक 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि आगे फर्दर क्या मामलात होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो होना है, शहबाज शरीफ किस तरह उसको वोट ले पाते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्टेड सारा प्लान चलता हुआ नज़र आ रहा है, होना उसी के ही अकॉर्डिंग है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगली व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।